नमस्कार। प्राचीन भारतीय इतिहास की इस व्याख्यान माला में आज का विषय है प्राचीन भारत में इतिहास की अवधारणा। आज इतिहास एक प्रमुख विषय बन चुका है और सिर्फ ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए नहीं, बल्कि आप देखते हैं कि आए दिन इतिहास के किसी न किसी घटना पर, इतिहास के किसी न किसी अवधारणा पर राजनीतिक वाद विवाद भी चलता रहता है। लेकिन आज से 200-300 सालों पहले तक इतिहास इतना महत्वपूर्ण और इस रूप में महत्वपूर्ण विषय नहीं बना था। इतिहास पूरे सांस्कृतिक और साहित्यिक जगत का एक अवयव था और भारत में इसलिए जब अंग्रेज यहाँ आए और ईस्ट इंडिया कंपनी के विद्वानों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर जो कि कुछ अधिकारी जो कि पढ़ाई लिखाई में भी दिलचस्पी लेते थे और इस देश के बारे में जानना चाहते थे, उन्होंने जब खोजना शुरू किया तो उन्हें इतिहास की कोई पुस्तक मिली नहीं जिसमें कि प्राचीन काल से लेकर अब तक राजनीतिक रूप से व्यवस्थित कोई इतिहास हो। मध्यकाल के बारे में उन्हें कुछ इतिहास जरूर मिला और इसीलिए उन लोगों को यह धारणा उनकी बनी, अंग्रेज जो विद्वान थे या अंग्रेज जो अफसर थे उनकी यह धारणा बनी कि भारत में इतिहास की कोई अवधारणा थी ही नहीं। भारत इतिहास लेखन के मामले में पिछड़ा हुआ देश था। वैसे ये बात सही है कि भारत में कोई हेरोडोटस हमें नहीं मिलता है, जैसा कि हेरोडोटस एक ग्रीक इतिहासकार प्राचीन ग्रीक सभ्यता में मिलता है। हाँ, कल्हण के रूप में हमें 12वीं शताब्दी में एक बड़ा इतिहासकार जरूर मिलता है, लेकिन करीब करीब वो अपवाद स्वरूप है। यह एक नियमित व्यवस्थित रूप नहीं ले पाया। यदि आप देखें व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, वेदांग के अन्य जो अंग हैं, छंद शास्त्र, ये सारे जो विषय हैं, इन विषयों में बहुत प्रगति हुई। भारत दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में गिना जा सकता है जहाँ की छंद शास्त्र और व्याकरण का विकास हुआ। कुछ हद तक ये बात सही है कि भारत में इतिहास की उस तरह की पुस्तक नहीं मिलती है जैसा कि आज हम अपेक्षा करते हैं। पर यह बात सिर्फ भारत के लिए ही क्यों? यदि हम मध्ययुगीन यूरोप को देखें तो वहाँ भी उस किस्म का व्यवस्थित इतिहास लेखन नहीं मिलता है। इतिहास तो एक प्रकार से आधुनिक काल में स्रोत आधारित इतिहास लेखन जो आज हम देखते हैं, यह जो व्यवस्था उत्पन्न हुई है जिसमें कि पहले स्रोतों को जमा किया जाता है और उसके आधार पर ऐतिहासिक चित्र बनाए जाते हैं, यह तो बहुत हाल की बात है। यूरोप के मध्यकाल में भी नहीं था वो। इतिहास एक आधुनिक विषय है जिसका स्वरूप आज जो हम देखते हैं वो 17वीं शताब्दी से लेकर और 20वीं शताब्दी के बीच विकसित हुआ है। पर क्या सचमुच भारत में इतिहास की कोई अवधारणा ही नहीं थी? इतिहास का कोई स्वरूप मौजूद नहीं था? आज के व्याख्यान में हम इसी बात की चर्चा करेंगे और एक एक कर उन पहलुओं की चर्चा करेंगे जो यह बताएगा कि भारत में काल की अवधारणा क्या थी, इतिहास की अवधारणा क्या थी। यदि हम लोग देखें तो ये कह सकते हैं कि इतिहास की आधुनिक तरह की जो लेखन है, इतिहास का जो आधुनिक लेखन है वो तो नहीं था, लेकिन इतिहास की भिन्न अवधारणा हमें प्राचीन भारत में दिखाई देती है। ऐतिहासिक चेतना के कई स्वरूप दिखाई देते हैं और यह मानना कि सिर्फ राजनीतिक वंशों का इतिहास ही इतिहास है, यदि यह हम मानते हैं तो सचमुच भारत में यह इतिहास अनुपस्थित था। लेकिन यदि इतिहास को हम बृहत्तर सांस्कृतिक परिदृश्य से जोड़कर देखें तो इस मामले में भी भारत भरा पूरा है। यहाँ के ऐतिहासिक चेतना का स्वरूप भिन्न था लेकिन अनुपस्थित नहीं था। तो यहाँ इतिहास का क्या स्वरूप मौजूद था? रोमिला थापर की एक बहुत ही प्रसिद्ध आलेख है उनका, रोमिला थापर का, सोसाइटी एंड हिस्टोरिकल कॉन्शसनेस, इतिहास पुराण ट्रेडिशन।
इतिहास और पुराण की जो परंपरा हमारे यहाँ रही है, इसके ऊपर उनका एक प्रसिद्ध आलेख है और उसमें विस्तार से गए बगैर हम सिर्फ इतना कह सकते हैं, उन्होंने यह रेखांकित करने की कोशिश की है कि हिस्टोरिकल कॉन्शसनेस यानी ऐतिहासिक चेतना हमेशा हिस्टोरिकल राइटिंग का रूप नहीं लेता है। यह आवश्यक नहीं है कि हमेशा वह उसी प्रकार से इतिहास के पुस्तकों के लेखन में रूपांतरित हो, पर उन्हें हमें समझना पड़ेगा, उनकी पहचान करनी पड़ेगी। कई प्रकार के ऐसे साहित्यिक विधाएं हैं जिसमें कि ऐतिहासिक चेतना को देखा जा सकता है और यह ऐतिहासिक चेतना भी कालक्रम में लंबे समय के दौरान कई बार बदल सकती है। आज यदि हम देखें तो हम उनके फॉर्मेट को हो सकता है उससे एग्री ना करें, उनकी जो योजना है, जो प्रस्तुति योजना है, जो स्वरूप है, उससे हो सकता है हम अपने को सहमत ना पाएं। लेकिन यह कहना गलत होगा कि इसका कोई स्वरूप मौजूद ही नहीं था। पिछले कुछ जो शताब्दियों में हमने दूसरे समाजों से लेकर प्राचीन ग्रीस और प्राचीन चीन के समाजों को देखकर भारत के साथ जो हम तुलना करते हैं, तो ये पाते हैं कि चीन और यूनान के मुकाबले प्राचीन भारत में इतिहास की अवधारणा अनुपस्थित नहीं तो भिन्न अवश्य थी। ये किस अर्थ में भिन्न थी? यहाँ पर रोमिला थापर कहती हैं कि इतिहास के दो मूल स्वरूप हो सकते हैं। एक को कहा जाता है एम्बेडेड हिस्ट्री, EMBEDDED, एम्बेडेड, EMBEDDED, एम्बेडेड हिस्ट्री, HISTORY हिस्ट्री, यानी कि सन्निहित इतिहास, अंतर्निहित इतिहास, अमूर्त इतिहास। और दूसरा है एक्सटर्नलाइज्ड हिस्ट्री, EXTERNALIZED, एक्सटर्नलाइज्ड हिस्ट्री, यानी कि मूर्त इतिहास। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं सन्निहित इतिहास और दूसरा मूर्त इतिहास, यानी कि एक ऐसे किस्म का इतिहास होता है जो साहित्य के अंदर, कथाओं के अंदर, अवधारणाओं के अंदर छुपा हुआ होता है। वो उसके अंदर में होता है लेकिन वह प्रकट नहीं होता है, अप्रकट होता है। जबकि कुछ ऐसे ऐतिहासिक स्वरूप होते हैं जो कि प्रकट होते हैं, मूर्त होते हैं, एक्सटर्नलाइज्ड होते हैं। यदि हम इन दोनों का उदाहरण देखें तो कहा जा सकता है कि मिथक, महाकाव्य और वंशावली, मिथ, एपिक और जेनियोलॉजी, ये जो है दो तीन तरह के स्वरूप, ये एम्बेडेड हिस्ट्री के एक उदाहरण हैं। यानी कि मिथकों में, महाकाव्यों में जो रामायण और महाभारत हैं, और जो जेनियोलॉजी है, वंशावली है कई प्रकार के, उनके अंदर इतिहास अंतर्निहित होता है, सन्निहित होता है, अमूर्त ढंग से उसके अंदर विराजमान रहता है। जबकि कुछ ऐसे स्वरूप हैं जैसे क्रॉनिकल्स, बायोग्राफीज, यानी कि वंशावली और चरित्र, जो कई राजाओं के चरित्र लिखे गए हैं, उसमें हम एक प्रकार का एक्सटर्नलाइज्ड हिस्ट्री देख सकते हैं, उसमें मूर्त इतिहास दे सकते हैं, क्योंकि उसमें एक राजा का विशेष रूप से नाम, उसकी राजधानी की जगह, घटनाओं के कुछ विवरण, चाहे अतिशयोक्तिपूर्ण हो, लेकिन वो दिखाई देता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा हमारे सामने आती है कि यदि जब हम भारत में इतिहास की, प्राचीन भारत में इतिहास की अवधारणा की बात करते हैं, तो हमें उसे पश्चिमी मानदंडों से ही सिर्फ नहीं तौलना चाहिए। हम लोग देखें तो भारत की अपनी एक विशिष्ट शैली रही है ऐतिहासिक चेतना को संवारने की, सहेजने की, और वह मिथक, महाकाव्य और वंशावलियों के रूप में सामने आता है। इसके अलावा भी हमें जो चरित्र है और जो बायोग्राफीज हैं, जीवनियाँ हैं, वो दिखाई देता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक बिंदु है जिस पर कि हम लोग भारतीय इतिहास के अवधारणाओं का
मूल्यांकन कर सकते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि जो मिथ है, मिथक सबसे डीपेस्ट लेयर होता है, एक तरह से एम्बेडेड हिस्ट्री का, जो अंतर्निहित इतिहास का जो सबसे गहरा स्वरूप है वो मिथक होता है। और मिथक के बारे में रोमिला थापर कहती हैं कि प्रोटोक्रोनस होता है। प्रोटोक्रोनस PROTOCHRONOS। प्रोटोक्रोनस का मतलब होता है कि ये काल के परे होता है। ये काल जब क्रोनोलॉजी जब शुरू होती है उसके पहले की बात होती है, और ख़ास तौर से मिथकों में सुपर नेचुरल्स यानी कि पारलौकिक जो सत्ता है, खासकर देवताओं के विषय में कथाओं को जोड़ा जाता है। मिथकों के बारे में एक और ख़ास चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि कई प्रकार के ऐसे मिथक हैं जो कि ओरिजिन मिथ का काम करते हैं, यानी कि वो ये बताते हैं कि किसी चीज़ की शुरुआत कैसी हुई थी। जैसे कि फ्लड का जो मिथ है, जो मनु के कथाओं में आता है, मनु के मिथक में आता है कि एक बार भारी जो बाढ़ आई थी और प्रलयकारी बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में मनु ने संस्कृति सभ्यता के तत्वों को अपने नाव में रखकर किस प्रकार बचाया था। और आप जानते हैं कि यह जो विशाल जल आप्लावन की कथा है वह सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया की कोई ऐसी महत्वपूर्ण संस्कृति नहीं है जिसमें कि यह ना आती हो। यह एक तरह का क्रिएशन मिथ है। इसी तरह हम पुरुष सूक्त के बारे में कह सकते हैं कि जो ऋग्वेद में दशम मंडल में पुरुष सूक्त आया है उसमें जाति या वर्ण के उत्पत्ति का मिथक रखा गया है कि किस प्रकार ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार हम महाभारत में पृथु का, राजा पृथु के मिथक को देखते हैं जिसमें कि किंगशिप के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार एक बार जब बहुत अत्याचार बढ़ गया तो ऋषियों ने मिलकर एक राजा बनाया, और फिर वह राजा जब काफ़ी अत्याचारी हो गया तो उसकी हत्या कर दी गई, और उसके बदले में एक दूसरा राजा लाया गया पृथु, और उसी पृथु के बारे में पृथु के नाम से ही पृथ्वी पड़ा है, क्योंकि पहली बार पृथ्वी को पृथु ने ग्रहण किया था, इसीलिए उसे हम इसे पृथ्वी कहते हैं। और इसी प्रकार से कई प्रकार के ओरिजिन मिथ हमें मिलते हैं। शाक्यों की उत्पत्ति के बारे में, लिच्छवी की उत्पत्ति के बारे में, मल्लों की उत्पत्ति के बारे में, कोलियों की उत्पत्ति के बारे में, कई प्रकार के जातिगत समूहों समुदायों के बारे में हमें मिथक मिलते हैं। ये ओरिजिन मिथ कहलाते हैं। इसी प्रकार हम कई प्रकार के मिथक और भी देखते हैं। इतिहास पुराण की जो पूरी परंपरा है वह गाथाओं से भरी पड़ी है, और उनमें कई प्रकार के राजाओं के विषय में वंशानुचरित इत्यादि हमें देखने को मिलते हैं। मिथक के बारे में एक खास बात मैं अपने तरीके से कहना चाहूँगा कि दरअसल मिथक क्या है। किसी ऐतिहासिक जानकारी से, किसी ऐतिहासिक सूचना से यदि काल और देश दोनों को निकाल लें तो वो मिथक बन जाता है। उदाहरण के लिए हम यदि कहें कि एक व्यक्ति मोहन गंगा नदी के तट पर कहीं कभी राज्य किया करता था, या यदि हम और भी इसका कुछ विशेष रूप से कहें तो ये एक प्रकार का वक्तव्य है। दूसरा वक्तव्य हो सकता है कि एक राजा मोहन 5वीं शताब्दी में गंगा के किनारे पाटलिपुत्र नामक नगर में राज्य करता था। तो ये इतिहास हो गया। जब आप उसमें काल और देश जोड़ देते हैं तब वह ऐतिहासिक स्मृति हो जाती है। लेकिन जब उसमें से काल और देश दोनों निकाल लेते हैं, एक राजा मोहन किसी समय में किसी स्थान पर शासन किया करता था, तो इसमें अब कोई स्पेसिफिसिटी नहीं रह गई। और इसलिए प्रोटोक्रोनस कहने का एक ये भी मतलब होता है कि वो टाइम के बियॉन्ड होता है, कालेत्तर होता है,
और इसी ये संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति में इस प्रकार के स्मृतियों को संयोजने का एक कारण ये था कि यह शिक्षाओं को, भविष्य के राजाओं को जब शिक्षित करने के लिए या भविष्य की जनता को, आम गृहस्थों को शिक्षित करने के लिए कोई कथा को स्मरण में रखता है तो उसमें वो काल और देश के महत्व को नहीं जरूरी समझता है। उसको ये समझता है कि शिक्षा में जो मूल है वो उसका जो निष्कर्ष निकलता है वह है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बताया जाए कि यह राजा इस अमुक दिन अमुक नगर में अमुक काम किया, ये उनके लिए ज़रूरी नहीं लगता था। और इसीलिए हमारे जो महाकाव्य हैं, हमारे जो पूरे समृद्ध साहित्यिक जो पूरा जो निधि है, उस साहित्यिक निधि में टाइम और स्पेस, काल और देश को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए कथा कहने की परंपरा नहीं रही है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। हम इस पर और थोड़े विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन एक जो सबसे पहली बात जो हमने रखी वो ये कि भारत में इतिहास की अवधारणा नहीं थी, यह कहना उचित नहीं होगा। भारत में इतिहास की भिन्न अवधारणा थी, यह कहना उचित होगा। और इसलिए हम यहाँ पर एम्बेडेड हिस्ट्री और एक्सटर्नलाइज हिस्ट्री जैसे अवधारणाओं को उपयोग कर सकते हैं। इतिहास की का अंतर्निहित स्वरूप और इतिहास का बहिर्गत स्वरूप, मूर्त स्वरूप, इसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक यदि हम लोग इस बात पर ध्यान दें कि क्या यह जो कहा जाता है कि भारत में इतिहास लेखन काल और देश निरपेक्ष था, वह काल देश सापेक्ष नहीं था, तो क्या भारत में काल की अवधारणा नहीं थी क्या? भारत क्या काल की अवधारणा के मामले में दूसरी सभ्यताओं से कोई पिछड़ा हुआ देश था? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। समय की अवधारणा यहाँ के दर्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग रहा है और सिर्फ आज के विद्वान ही नहीं इसके बारे में सोचते हैं कि समय और काल और देश के बीच में क्या अंतर संबंध है। इसकी चिंतन हमें भारतीय दर्शन में भी मिलते हैं। आज तो आप जानते हैं कि समय को लेकर काफ़ी कुछ कहा जाता है और आइंस्टाइन का जो सिद्धांत है रिलेटिविटी का, उसके अंदर से समय की एक नई अवधारणा निकली और यह कहा गया कि जो समय है, जो टाइम है, वो रिलेटेड टू स्पेस है, यानी कि यह रिलेटिव है। जब जैसा स्पेस होगा उसी के अनुसार टाइम भी चेंज करेगा। और अब यह भी माना जाता है कि समय जो है वो मैटर का चौथा डायमेंशन है। मैटर के 3 डायमेंशन होते हैं, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, पर एक और डायमेंशन है जिसको कि 4th डायमेंशन जो मोशन में होता है वो है टाइम। और इसीलिए अब जो हमारी समय की समझ है वह जो मध्ययुगीन समय की समझ थी उससे काफ़ी भिन्न है। समय एक प्रकार का, अब जो समय का जो समझ है वो यूनिडायरेक्शनल है, एक प्रकार से लीनियर समय है, एक रेखीय काल के बारे की अवधारणा पर हम लोग चलते हैं जो सिर्फ एक तरफ से पास्ट से फ्यूचर की तरफ बढ़ता रहता है, अतीत से फ्यूचर की तरफ बढ़ता रहता है। लेकिन जैसा कि आइंस्टाइन के सिद्धांत ने भी दिखाया कि टाइम हमेशा यूनिफॉर्म नहीं होता है, टाइम हमेशा एक जैसा नहीं होता है। इसमें कई तरह के जो स्पेस हैं उनके अनुसार परिवर्तन आते हैं, इनकी स्पीड अलग अलग हो सकती है। तो समय के बारे में जो चिंतन भारत में हुआ था उसके कई उसके कई स्वरूप हमें दिखाई देते हैं। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको यह भी बताना चाहूँगा कि दार्शनिक तौर पर समय की 3 तरह के समय की बात की गई है: लीनियर टाइम, सर्कुलर टाइम एंड स्पाइरल टाइम। भारत में जो समय की अवधारणा है उसमें सर्कुलर टाइम को ज़्यादा महत्व दिया गया है, यानी कि समय एक जगह से चलकर दूसरी जगह वहीं पहुंचता है
और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे 4 युगों की जो अवधारणा है, सतयुग, द्वापर, सतयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह ऑर्डर है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये जो 4 युग हैं, ये लगातार घूमते रहते हैं, यानी कि सतयुग से शुरू होकर के त्रेता और द्वापर कलयुग में जाकर के समाप्त हो जाता है, और कलयुग जब समाप्त होता है तो फिर से एक बार सतयुग आता है। यह जो अवधारणा है, यह टाइम का सर्कुलर नोशन है। लेकिन लीनियर नोशन जो होता है, जो कि पश्चिमी दर्शन में कई बार आया है और बौद्ध दर्शन में भी है, कि जो नदी एक बार बह रही है वो दूसरी बार नहीं बहती, क्योंकि उस नदी में पानी बदल चुका होता है। तो एक लीनियर नोशन, यानी कि समय पीछे से आ रहा है और आगे की तरफ जा रहा है, ये कभी लौट कर नहीं आता है। जबकि सर्कुलर नोशन ऑफ टाइम जो है वो कहता है कि समय फिर लौट कर आता है, चाहे उसमें अंतर हो, लेकिन वह लौट कर आता है। और तीसरा नोशन, उसको दोनों को संश्लिष्ट करके मिलाया गया है कि यह इसमें एक तरह का स्पाइरल, स्प्रिंग जैसा नोशन इसका है कि समय दोहराता जरूर है अपने को, लेकिन सिर्फ उसी जगह नहीं, उससे ऊपर के लेवल पर या नीचे के लेवल पर। तो एक प्रकार से जो स्पाइरल नोशन ऑफ टाइम है, वह लीनियर और सर्कुलर नोशन दोनों को मिलाकर बनता है। यह समय की अवधारणा के बारे में यदि हम देखें तो ऐसा लगता है कि भारत में जो सर्कुलर नोशन ऑफ टाइम है, वो नदी के बजाय एक प्रकार से, खासकर जो प्राचीन हिंदू चिंतन रहा है, ब्राह्मणों के बीच में, ऋषियों के बीच में जो चिंतन रहा है, उसमें वो समय को एक झील की तरह देखते हैं, जिसका कि कोई शुरू नहीं होता और जो कोई अंत नहीं होता। वो नदी की तरह नहीं देखते हैं। और दरअसल एक जगह गीता में, भगवत गीता में, भगवान कृष्ण अपने को काल के इस रूप से अपने को अभिव्यक्त भी करते हैं कि मैं झील हूँ, मैं नदी नहीं हूँ, मैं झील हूँ। यानी मेरा कोई अंत नहीं है, कोई आदि नहीं है। झील के चारों तरफ आप घूमना शुरू करेंगे तो जिस जगह से चलेंगे फिर उसी जगह पहुँच जाएंगे। यह नदी नहीं है कि आप चलते हुए सीधे उसके समंदर के किनारे तक पहुँच जाएं। तो ये एक विशिष्ट बात है, और शायद इसका भी असर हमारे इतिहास लेखन, हमारे ऐतिहासिक चेतना पर पड़ा है। समय की अवधारणाएं संस्कृति सापेक्ष भी होती हैं, और कई प्रकार की समय की अवधारणाओं की बात की गई है यूरोप के संदर्भ में भी, जिसके बारे में सिर्फ मैं एक एक पंक्ति बोलता चलूँगा। जैसे कि एक जिसको कि ज्योग्राफिकल टाइम कहते हैं। हम लोग समय की जिस अवधारणा में आज हैं, इसको ज्योग्राफिकल टाइम कहते हैं। लेकिन इसके अलावा हिस्टोरिकल टाइम होता है, मिथिकल टाइम हो सकता है, डिवाइन टाइम हो सकता है। इसके अलावा जैसे कि यूरोप में अब कहा जा रहा है कि मर्चेंट टाइम होता है, चर्च टाइम होता है। यानी कि जो अलग अलग जो समाज के प्रमुख नेतृत्वकारी शक्तियां होती हैं, उनके भी अपने अपने सामाजिक समय होते हैं। और किसानों का समय इसीलिए जो व्यापारियों का समय है उससे भिन्न हो सकता है। समय की उनकी अवधारणा, दोनों की अवधारणा अलग अलग हो सकती है। और इसके ऊपर काफ़ी शोध किया गया है कि कैसे 17वीं 18वीं शताब्दी के बाद चर्च टाइम ने अपने को मर्चेंट टाइम में को समर्पित किया। जो आधुनिक यूरोप का विकास है 15वीं 16वीं शताब्दी से लेकर और 18वीं 19वीं शताब्दी के बीच में, कैसे समय की अवधारणा बदली। ऐसे भी आप देखिए, हमारी कथाओं में आता है कि जब पार्वती तपस्या कर रही थी शिव के लिए, तो उन्होंने 500 वर्षों तक जल में खड़ा होकर तपस्या किया। फिर 500 वर्ष बिना जल ग्रहण किए हुए तपस्या किया। फिर वृक्ष पर तपस्या किया। कई प्रकार से तपस्या करने के आप उन सालों को जोड़कर देखेंगे तो लगेगा जैसे कि 1 लाख साल तक पार्वती ने तपस्या की है। पर यह ज्योग्राफिकल टाइम की बात नहीं हो रही है। वह जो टाइम है वो डिवाइन टाइम है, एक प्रकार से मिथिकल टाइम है। और इसीलिए देवताओं का समय मनुष्य के समय से अलग होता है। हमारे उपनिषदों में भी ऐसी कथा आई है, और बहुत ही मनोरंजक कथा है कई। जैसे एक ऋषि एक बार अपनी पुत्री के लिए वर को खोज रहे थे, और उनको कोई उपयुक्त वर नहीं मिल रहा था।
तो वो ब्रह्मा के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि आपने मेरी बेटी को क्यों बनाया, यदि उसके लिए कोई वर आपने नहीं बनाया था तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ी देर हो गए, क्योंकि आपने जितने समय में आप यहाँ आए और मुझसे बात की, इतने समय में आपकी जो बेटी है वो बूढ़ी हो चुकी है। आइए मैं दिखाता हूँ। उन्होंने पृथ्वी पर दिखाया कि जिस समय वो अंतर्ध्यान हुए और दूसरे लोक में प्रकट हुए, उतनी ही देर में वह उनकी जो पुत्री थी वो बूढ़ी हो चुकी थी। और एक प्रकार से टाइम के रिलेटिविटी को ये कथाएं दिखाती हैं कि प्राचीन भारतीय मनीषियों के मन में भी ये बात थी कि पृथ्वी पर जो समय है वही समय का संकेंद्रण दूसरे लोकों में नहीं होता है। ब्रह्मलोक में अलग समय है, इंद्रलोक में अलग समय है और पृथ्वी लोक पर अलग समय है। यह एक अवधारणात्मक स्तर पर यह बात हमारी संस्कृति में पहले से मौजूद है कि टाइम यूनिफॉर्म नहीं होता है, हर जगह का समय एक जैसा नहीं होता है। समय जो स्थान सापेक्ष होता है उसकी डेंसिटी अलग अलग होती है। भारत के संदर्भ में यदि हम जो यहाँ का ज्योग्राफिकल टाइम है उसके बारे में देखें तो क्या हम अपने पूर्वजों से ये शिकायत कर सकते हैं कि उन्होंने समय की कोई अवधारणा विकसित नहीं की और इसीलिए इनका इतिहास इतना काल देश निरपेक्ष है? नहीं, ऐसा नहीं है। यदि हम लोग काल विभाजन को देखें तो काल विभाजन की सबसे बड़ी इकाइयाँ और सबसे छोटी इकाइयाँ दोनों यहाँ मौजूद हैं। जहाँ एक तरफ आप देखते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग कई लाख वर्षों के होते हैं और समय की इतनी बड़ी अवधारणा उनके पास है। वहीं हम देखते हैं कि समय की सबसे छोटी अवधारणा, जैसे कि एक निमेष बोलते हैं, एक बार जो आपकी पलक झपकता है, पलक आप जो झपकाते हैं वह एक निमेष होता है। तो उसके आधार पर समय को बांटा गया था। जैसे 18 निमेष बराबर एक काष्ठा, 18 निमेष एक काष्ठा, 30 काष्ठा बराबर एक कला, 30 कला बराबर एक मुहूर्त। मैं दोहराता हूं, 18 निमेष एक काष्ठा, 30 काष्ठा एक कला, 30 कला एक मुहूर्त। एक मुहूर्त में 2 घटी होती थी और ये 2 घटी आज के 48 मिनट के बराबर होता है, करीब करीब 48 मिनट्स। एक मुहूर्त आपने सुना होगा, मुहूर्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है। तो एक मुहूर्त बराबर 2 घटी, यानी कि एक मुहूर्त 1 घंटा से कम का है, पौना घंटे का है। उस इतनी छोटी अवधारणा है कि पलक झपकाने से सेकेंड से भी कम समय जो है वो 18 निमेष एक काष्ठा, 30 काष्ठा एक कला, 30 कला एक मुहूर्त और फिर उसके आगे 30 मुहूर्त का एक दिन रात। और इसीलिए 30 मुहूर्त में 60 घटी होती है, यानी 24 घंटे होते हैं। और ये जो 24 घंटा होता है उसको एक तिथि बोलते हैं, यानी कि 30 मुहूर्त बराबर एक दिन रात। और एक दिन में कितने घटी होती है? 60 घटी होती है। और घंटे कितने होते हैं? आधुनिक समय के हिसाब से 24 घंटे होते हैं। अब ये जो एक तिथि है, एक दिन रात को एक तिथि बोलते हैं। तो ऐसी 30 तिथियों का एक चंद्रमास होता था और चंद्रमास को 2 पक्षों में विभाजित करते थे। 12 चंद्रमास का एक वर्ष होता था। चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन। आप लोग जानते होंगे हिंदी महीनों के नाम, नहीं तो आपके घर में कैलेंडर टंगा हुआ होगा, उसमें आप देखें कि 12 चंद्रमासों के नाम क्या हैं। इतना ही नहीं, 2 मासों का एक ऋतु, और आप जानते हैं कि कई ऋतु, बसंत, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु की चर्चा आती है। तो इस प्रकार से यदि हम पूरा देखें तो प्राचीन भारतीयों ने 354 दिन के वर्ष की व्यवस्था की थी चंद्रमासों के आधार पर, जिसमें कि 62 करीब करीब ल्यूनर मंथ्स होते थे, यानी जो पक्ष हैं वो होंगे, और 60 जो हैं वो सोलर मंथ के बारे में बातचीत की गई है। 30 दिन का
एक महीना होता है। और ये खास बात ये है कि यह जो व्यवस्था है 30 दिन के महीने की, ये आज से नहीं, बेबीलोनिया की जो सभ्यता जब विकसित हुई थी, मेसोपोटामिया और बेबीलोन की सभ्यता, वहीं से विकसित हुआ है और जो कि पूरे दुनिया में यह प्रचलित रहा है। या हमारा पड़ोसी देश था, हाँ, आपस में आदान प्रदान कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं लगती है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि समय की सबसे छोटी अवधारणा निमेष से लेकर वर्ष तक का इतना महीन हिसाब, इतना सूक्ष्म हिसाब रखने की व्यवस्था थी और ज्योतिष इसके आधार पर कैलकुलेशंस करते थे। हम ये भी पाते हैं कि ऐतिहासिक रूप से कई एराज या कई प्रकार के जो संवत हैं वो व्यवस्थित किए गए थे। हालांकि पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व यानी कि फर्स्ट सेंचुरी बीसीई यानी सामान्य संवत पूर्व से पहले, पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व से पहले हमें कोई भी संवत नहीं मिलता है। पहला संवत जो हमें मिलता है वह है विक्रम संवत, शक संवत और फिर उसके बाद गुप्त संवत, हर्ष संवत, कालचुरी संवत, ये मिलते हैं। विक्रम संवत 58 बीसी का है, 58 बीसीई यानी कि ईसा से 58 वर्ष पूर्व विक्रम संवत की स्थापना हुई थी। शक संवत की स्थापना कनिष्क द्वारा की गई थी 78 ईस्वी में, इसलिए इसमें 78 वर्ष घटाया जाता है और जो विक्रम संवत यदि करते हैं तो अंग्रेजी महीने में 58 वर्ष 58 ईयर्स जोड़ दिया जाता है। उसके बाद गुप्त संवत है जो कि 320 एडी का है। हर्ष संवत है जो 606 एडी का है। कालचुरी संवत 248 एडी का है। एक लक्ष्मण संवत शुरू हुआ था जो कि 1119 ईस्वी का है। इसी तरह यह जो सेन संवत है जो बंगाल में जो प्रचलित संवत है वो यही संवत है, लक्ष्मण संवत। इसी प्रकार से नेपाल का अपना एक संवत है जो कि 878 ईस्वी में हुआ था। केरल का एक अपना अलग संवत है जो कोल्लम संवत है जो 825 ईस्वी में हुआ था। श्रीलंका में हम बुद्ध संवत भी देखते हैं जो कि 544 ईस्वी पूर्व से गिना जाता है और महावीर जैन के अनुयायियों के बीच में 528 बीसी से भी एक संवत गिना जाता है। तो इस प्रकार हम यदि देखें तो काल की बहुत ही संश्लिष्ट अवधारणा और जो काल जिसे कि गिना जा सकता है, जिससे कि काल विभाजन किया जा सकता है, इसकी एक बहुत बड़ी परंपरा हमें दिखाई देती है। अतः यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि प्राचीन भारतीयों की काल की अवधारणा अपुष्ट या किसी भी प्रकार से कमज़ोर थी और इसीलिए भारत ज्योतिष में इतनी बड़ी शक्ति बना, भारत ज्योतिष का इतना बड़ा केंद्र बना। यहाँ आर्यभट्ट जैसे विद्वान हुए, वाराहमिहिर जैसे विद्वान हुए और इसीलिए काल की अवधारणा में कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जो इतिहास को प्रस्तुत करने का तरीका था उसमें एक भिन्नता जरूर है। आइए हम देखते हैं कि यदि भिन्नता थी तो कैसी थी और प्राचीन भारत के संदर्भ में काल की यह भिन्नता किस रूप में, जो इतिहास की यह भिन्नता किस रूप में प्रकट होती है। मैं यहाँ एक पुस्तक आपके सामने ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगा। वी.एस. पाठक की पुस्तक है हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया, भारत के प्राचीन इतिहासकार। यह पुस्तक हिंदी में भी उपलब्ध है, आप इसे ज़रूर पढ़ें। इसके पढ़ने से आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। मैं सिर्फ थोड़ी सी बात इस पुस्तक से आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो भारतीय साहित्य हैं, खास तौर से ऋग्वेद में भी हमें राजाओं के जो युद्ध में उनका जो विजय होता था या युद्ध में उनका जो पराक्रम होता था, उसके पराक्रम से संबंधित कई सूक्त हमें मिलते हैं। हिस्टोरिकल लिटरेचर भारत में पहली बार जो मिलना शुरू होता है वो दरअसल राजाओं के स्तुतियों से ही मिलता है। ऋग्वेद में वैसे जो रॉयल यूलॉजीज हैं, जो ये स्तुतियां हैं, उनको
जो ब्राह्मण कुलों, जो प्रिस्टली हिम्स हैं, जो फैमिली बुक्स जिनको हम कहते हैं, जो ऋषि कुलों के जो जो सूक्त हैं, जो उनकी ऋचाएँ हैं, उन ऋचाओं के अंदर ही उनको प्लेस किया गया है, उसी के अंदर उनको जगह दी गई है। अलग से राजाओं की चर्चा नहीं की गई जैसा कि हम संगम साहित्य में पाते हैं। उस तरह का हम ऋग्वेद में नहीं पाते हैं, क्योंकि ऋग्वेद का उद्देश्य प्रायः कुछ अलग था, और इसीलिए इसमें राजाओं की चर्चा आती तो है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से आती है। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते वह जो प्रवृत्ति थी राजाओं के गुणगान करने की, स्तुति करने की, वह बड़ी होने लगती है और उसने अपना एक विशिष्ट स्वरूप भी ग्रहण किया। तो भारत का जो पहला साहित्य है ऋग्वेद, ऋग्वेद में हमें राजाओं की स्तुति या ऐतिहासिक व्यक्तियों के विषय में विवरण हमें स्पष्ट रूप से नहीं मिलते हैं। वो कमज़ोर हैं, उसके नीचे अंतर्निहित हैं। इसमें ज़्यादातर अग्नि और इंद्र की चर्चा की गई है और देवताओं की स्तुति की गई है। इसलिए यहाँ पर ऋग्वेद में हम यदि खोजें तो जो ऐतिहासिक तत्व, इस रूप में ऐतिहासिक तत्व जो है वह कम है। लेकिन जैसे ही हम ऋग्वेद का समय पार करते हैं, हमें धीरे धीरे कई स्वरूपों में ऐतिहासिक परंपराएं दिखने लगती हैं, और उसका सबसे बड़ा स्वरूप है गाथा और नारशंसी, GATHA गाथा, और नारशंसी NARASHAMSI, नारशंसी। गाथा और नारशंसी पहले के जो रिलीजियस, जो देवताओं की स्तुति में जो संगीत, जो सूक्त जो लिखे गए थे, उनसे भिन्न है। और इसके लिए पहली बार हमें मिलता है कि इसे एक मानव के कर्मों का गुणगान के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में हालांकि गाथा और नरशंसी की थोड़ी भर्त्सना भी की गई है, और यह कहा गया है कि यह अधम किस्म का, निचले कोटि का ब्रह्म है। यानी कि एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे राजाओं की शक्ति का विकास हो रहा था, ऋग्वेद काल समाप्त हो रहा था और उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र का उदय होने लगा था, तो राजाओं के इर्द गिर्द एक समूह बनने लगा था जो कि उनकी स्तुति करता था। लेकिन जो उस समय के पारंपरिक लोग थे, वे इसे बहुत अच्छा नहीं मानते थे। इसलिए अभी भी यह दबा हुआ है, लेकिन यह आना शुरू हो गया, इसकी उत्पत्ति शुरू हो गई, इसका उद्भव शुरू हो गया था। उदाहरण के लिए जो अश्वमेध यज्ञ किए जाते थे, अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर प्रत्येक क्षत्रिय जब वो अश्वमेध यज्ञ होता था उसके यहाँ जो करता था, तो उसके बाहर, उसके वेन्यू के बाहर, जो जहाँ यज्ञ हो रहा है उसके बाहर में बांसुरी पर बैठकर लोग बैठकर बांसुरी पर गाथा गाया करते थे, सुनाया करते थे, और उसमें उस क्षत्रिय, उस राजा के परिवार का गुणगान किया जाता था कि यह कितना योद्धा, कितने बड़े योद्धा का परिवार है, कितने दानी लोगों का परिवार है। यह परंपरा शुरू हो चुकी थी, और इसीलिए यजमान के या यज्ञकर्ता के पौरुष का, कि उसके वीरतापूर्ण गाथाओं का वर्णन अब किया जाने लगा था। और इसके लिए एक खास किस्म के नए एक नया स्पेशलिस्ट डेवलप कर रहा था समाज में, चारण भाटों का, जो कि इस काम को करते थे। जैसे ही कोई यज्ञ होता था, यज्ञ के स्थल के बाहर बैठकर बांसुरी लेकर बांसुरी पर बजाते रहते थे, बांसुरी बजाते रहते थे, और उसके साथ साथ उस परिवार का यशोगान करते थे। पहले तो ये जो गाथा और नरशंसी था, ये बिल्कुल इस प्रकार से रिचुअल ट्रेडिशन का पार्ट था, यह हमेशा नहीं किया जाता था।
जब यज्ञ होते थे, अश्वमेध यज्ञ या और कोई यज्ञ होते थे, उन यज्ञों के अवसर पर ही इसको किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे हम पाते हैं कि वशिष्ठ, कण्व और भृगवग अंगरास, भृगु और अंगरास का जो मिला हुआ स्वरूप है, भृगवग अंगिरास, उनके परिवारों ने, उनके कुलों ने, वशिष्ठ, कण्व और भृगुओं ने, अंगिरासों ने, इन लोगों ने राजाओं के सम्मान में, योद्धाओं के सम्मान में लिखना शुरू किया। और एक ये भी कारण हो सकता है कि इन कुलों की इसलिए प्रगति ज़्यादा हुई। ऐसे कुल, ऐसे ब्राह्मण कुल जो कि राजाओं के स्तुति गान के लिए तैयार नहीं थे, वो धीरे धीरे हाशिए पर चलते चले गए। जैसा कि हम देखते हैं बाद में गृत्समदों का कोई नामो निशान नहीं मिलता है, जो कि ऋग्वेद के एक महत्वपूर्ण कुल थे, और दूसरा मंडल गृत्समदों का लिखा हुआ है। तो राजाओं के आसपास रहने वाले जो प्रीस्टली क्लान्स थे, जो कुल थे, उनका धीरे धीरे विकास शुरू हुआ, और वशिष्ठ, कण्व, भृगुओं और अंगिरासों ने धीरे धीरे राजाओं के गाथाओं को संगठित करना, स्मृति में रखना और आगे बढ़ाना शुरू किया। तो इस प्रकार से हम देखें तो भारत में जो सबसे पहला स्वरूप उभर कर आता है, जिसमें कि ऐतिहासिक चेतना के कुछ तत्व दिखाई देते हैं, वो है गाथा। इस गाथा के अलावा भी उत्तर वैदिक काल में कई और स्वरूप उभर कर आते हैं। गाथा के बाद नरशंसी, फिर आख्यान, फिर इतिहास और फिर पुराण। इस प्रकार 5 महत्वपूर्ण स्वरूप माने गए हैं, जो कि प्राचीन भारत में ऐतिहासिक जो चेतना है उसके स्वरूप को प्रदर्शित करता है। गाथा के बारे में मैंने कहा कि ये मूल रूप से ऐसे गीत होते थे, सॉन्ग होते थे, जो कि योद्धाओं के सम्मान में गाए जाते थे। पर धीरे धीरे इसने अपना एक अलग लिटरेरी फॉर्म ले लिया, एक अलग साहित्य ले लिया, और राजाओं की कहानी के साथ ऋषियों की कहानी को मिला करके गाया जाने लगा। इसके साथ साथ गाथा कई बार देवताओं का भी होता था, जैसे कि इंद्र गाथा होता था या यज्ञ गाथा होता था। और इसी इंद्र गाथा और यज्ञ गाथा के मॉडल पर, उसकी के प्रारूप पर लगता है कि धीरे धीरे ऋषियों ने जो राजाओं के योद्धाओं का गाथा और ऋषियों का गाथा शुरू किया। जो नरशंस है, NARAS तालव्य श, नरशंस, SHMSA, ये नरशंस का अर्थ होता है प्रेज ऑफ मेन, जो महापुरुषों की प्रशंसा। यह एक प्रकार से हमारी जो पूर्वज पूजा थी, जो पूर्वजों की आराधना थी, डिसीज्ड फादर, कल्ट ऑफ डिसीज्ड फादर, जो हमारे पितर पूजा का जो तत्व हमारे सभ्यता में रहा है, उसके साथ बहुत निकटता से जुड़ा था। और शायद जो यह श्राद्ध के मौके पर भी होता था, जिसमें कि जो मृतक पूर्वज हैं उनकी कृतियों का गुणगान किया जाता था। अग्नि को भी नरशंस कहा गया है, अग्नि को कवि भी कहा गया है, और इसीलिए ऋग्वेद से इसके जड़ों को खोजा जा सकता है। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के गुणगान होते थे, और ख़ास तौर से जैसा कि हम बता चुके हैं पहले ही कि उत्तर वैदिक काल में फ्लूट प्लेयर्स, बांसुरी वादक, गाथिनों का काल शुरू हो गया था। रिचुअल ओकेजन्स के पर जो कर्मकांडों के बड़े बड़े आयोजन होते थे, उनके मौक़ों पर ये बैठकर उनके गाथाओं का गान करते थे। तो गाथा और नरशंसी ये 2 प्रमुख स्वरूप हैं। तीसरा स्वरूप है आख्यान। आख्यान थोड़ा सा ड्रामेटिक होता था, थोड़ा नाटकीय होता था। इसमें डायलॉग की डिलीवरी होती थी। और सबसे पहला जो आख्यान इस प्रकार का हम देखते हैं, जिसमें कि एक गाथा को प्रकट किया गया है, वो ऋग्वेद में ही है। यह हमें
दो प्रमुख उदाहरणों में दिखाई देता है। एक तो शुनहशेब की कथा में दिखाई देता है, दूसरा पुरूरवा और उर्वशी की कथा में दिखाई देता है। शुनहशेब के बारे में आप जानते होंगे कि शुनहशेब एक बालक था जिसके पिता ने उसे बेच दिया था राजा हरिश्चंद्र को बलि चढ़ाने के लिए, क्योंकि हरिश्चंद्र ने एक बार वरुण से कहा था, उनसे यह वादा किया था कि मैं यदि ठीक हो जाऊंगा तो अपने बड़े पुत्र की बलि चढ़ाऊंगा आपको। लेकिन जब पुत्र बड़ा हो गया तो उनको मोह हो गया, तो उसके बदले में उन्होंने एक ऋषि पुत्र को खरीदा, शुनहशेब को, शुनहशेब को खरीद कर उसकी बलि चढ़ानी चाहिए। और उस समय शुनहशेब विनती करता है इंद्र से कि मेरी क्या गलती है जिसके कारण कि मुझे बलि दी जा रही है। और बहुत ही मार्मिक अच्छा प्रसंग है जिसको कि आपको जानना चाहिए। तो शुनहशेब की कथा में पहली बार आख्यान आया है। इसी तरह पुरूरवा की कथा है कि कैसे उर्वशी नाम की एक जो अप्सरा थी वह पुरूरवा के जीवन में आती है और फिर निकल जाती है, और उसकी कहानी हमें ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसी तरह ब्राह्मण साहित्य में देवासुर आख्यान के बारे में पता चलता है, जिसमें कि देवताओं और दानवों का जो संघर्ष हुआ था, और आप जानते हैं कि किस प्रकार समुद्र मंथन हुआ था देवासुर संग्राम के अंत में। तो आख्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वरूप के रूप में उभरते हैं जो कि एम्बेडेड हिस्ट्री को कैरी करते हैं। इसी प्रकार इसके बाद इतिहास शब्द आता है। इतिहास शब्द ब्राह्मणों के साथ जुड़ा हुआ है और मूल रूप से यह उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद में इसका पहला उपयोग दिखाई देता है। इतिहास का अर्थ है वेरिली दस इट हैपेंड, यह इस प्रकार हुआ था। इतिहास इस प्रकार अतीत में हुआ था। यह इतिहास आगे चलकर कितना एक विशाल ज्ञान क्षेत्र बना वो आज हम लोग देख रहे हैं, हम लोग उसका किस प्रकार अध्ययन कर रहे हैं। इतिहासों की तरह ही पुराण शब्द आता है। पुराण कहीं ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, कहीं व्यापक टर्म है, कहीं व्यापक अवधारणा है। पुराण भी ऐसा लगता है कि प्राचीनतम काल से ही चले आ रहे थे, लेकिन उनका जो प्रकटीकरण है और विशाल पैमाने पर पुराणों के लिखने की शुरुआत जो है वह प्राचीन भारत के अंतिम दिनों और मध्यकालीन भारत में शुरू हुआ। 3री-4वीं शताब्दी से लेकर 10वीं-11वीं शताब्दी के बीच बहुत सारे पुराण लिखे गए। पुराण का मतलब होता है एंशिएंट लोर, पुरानी विद्या। तो ये द्वंद्व के रूप में इतिहास डैश पुराण के रूप में कई जगह आता रहा है, और धीरे धीरे यह अपने आप में एक क्लास ऑफ वर्क, एक साहित्य की एक विशेष श्रेणी के रूप में इसका विकास हुआ। महाभारत में भी इतिहास डैश पुराण द्वंद्व समास के साथ इतिहास पुराण का नाम आता है। यह एक प्रकार से गाथा से विकसित हुआ, गाथा के अंदर से विकसित हुआ, लेकिन गाथाओं से ज़्यादा बड़ा कार्यक्षेत्र इसका हो गया। धीरे धीरे पुराणों के अंदर वंशावलियों की शुरुआत हुई, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज जिस रूप में हम अपने साहित्य को पाते हैं, प्राचीनतम साहित्य को पाते हैं, उसमें इतिहास के कई महत्वपूर्ण स्वरूप हमें दिखाई देते हैं। हम यदि उसको दोहराएं तो गाथा, नरशंसी, आख्यान, इतिहास, पुराण, ये कई महत्वपूर्ण शब्द हैं जो कि हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत में प्राप्त हुआ है, और हम आज के समय में बहुत सारे जो ऐतिहासिक तत्व हैं वो इनसे ग्रहण करते हैं। इतना ज़रूर कहा जाना चाहिए कि इनसे आप उस किस्म का राजनीतिक इतिहास, तिथि पर आधारित राजनीतिक इतिहास चाहे ना ग्रहण कर पाए, हालांकि कई विद्वानों ने इसकी कोशिश की है। परजीटर का बहुत बड़ा काम है जो कि पौराणिक वंशावलियों को पर आधारित है। पौराणिक वंशावली किस प्रकार बनाई गई या उसमें क्या तत्व निकाले जा सकते हैं।
तो ये बात सही है। और मिथकों के बारे में भी, मिथकों का जो आम तौर पर आम जनजीवन में उपयोग होता है वो झूठ के रूप में उपयोग होता है। पर मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मिथक का अर्थ झूठ नहीं होता है। मिथक एक भिन्न किस्म के सत्य हैं। हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे कि जब वैदिक काल या अन्य काल के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार मिथकों से हमें क्या सूचना मिलती है। पर मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि मिथक प्राचीन काल में सूचनाओं को संग्रहित करके रखने का एक अपना अलग तरीका था। यह भी एक प्रकार का हिस्टोरिकल मेमोरी है। उदाहरण के लिए डीडी कोसाम्बी ये कहते हैं कि देवताओं और दानवों के बीच में संघर्ष का जो मिथक है वो दरअसल इन दो समुदाय के पूजकों के बीच के संघर्ष का मिथक है। इससे काफ़ी इंसाइट मिलता है कि जब आप इंद्र और वृत्तासुर के बीच में युद्ध की बात देखते हैं तो दरअसल ऐसा नहीं है कि इंद्र और वृत्तासुर जो दो दैवी हस्तियां हैं, जो डिवाइन एंटिटीज हैं, वो आपस में सीधे सीधे लड़ रही थी। इसके ये संकेत मिलता है कि इंद्र पूजकों और वृत्तासुर के पूजकों के बीच युद्ध हुआ था जल को लेकर। बांध बनाकर जो जल वृत्तासुर के उपासकों ने रोक लिया था और जिससे कि आर्यों के गायें, उनकी गायें जल के लिए तरस चुकी रही थीं। और तब आर्यों ने लगता है युद्ध किया अपने देवता इंद्र के नेतृत्व में। और इसलिए इंद्र और वृत्रासुर के बीच संघर्ष की कथा आपको अतीत की एक स्मृति सिर्फ देती है कि किस प्रकार यहाँ पर जो माइग्रेशन के बाद दो समुदाय थे उनके बीच में किस प्रकार का संघर्ष हुआ होगा। तो मिथक भी ऐतिहासिक चेतना के एक स्वरूप हैं और इसीलिए प्राचीन भारत में इतिहास की अवधारणाओं की हम लोग चर्चा करें तो उसमें तीन चार बिंदुओं को जरूर याद रखना चाहिए। एक तो एम्बेडेड हिस्ट्री वर्सेस एक्सटर्नलाइज्ड हिस्ट्री, अंतर्निहित इतिहास बनाम जो बाह्यकृत इतिहास है, अमूर्त और मूर्त इतिहास के बीच का जो फ़र्क है इसे समझा जाना चाहिए। और यह मानना चाहिए कि प्रत्येक संस्कृति अपनी स्मृतियों को सुरक्षित रखने का अलग अलग मार्ग बनाती है। हमारा मार्ग ग्रीस और चीन के मार्ग से अलग है। हालांकि यहाँ भी कई चीज़ें मिलती हैं बाद के समय मध्य युग में जो कि उससे मिलती जुलती है। तो प्राचीन भारत के बारे में बस आज हम इतना ही कहना चाहेंगे कि भारत में ऐतिहासिक चिंतन का, ऐतिहासिक चेतना का अभाव नहीं था। इसका स्वरूप भिन्न था और वह स्वरूप हमें गाथा, नरशंसी, आख्यान, इतिहास और पुराण के रूप में मिलते हैं। ज़रूरत है कि आप अपनी उतनी दृष्टि विकसित करें जिससे कि हम अपने इतिहास को उससे रिकॉन्स्ट्रक्ट कर सकें, उसे पुनर्सृजित कर सकें। धन्यवाद।